Hello guys, welcome to our channel Rebirth of White Soul. Chapter 211 मोक्ष का जुनून। प्रिया की ईशानी से माफी मांगना। ईशानी की मुंह से फिर से आपने लिए हस्बैंड सुनकर मोक्ष मन ही मन खुश हो गया। पर फिर थोड़े गुस्से में बोला, हाँ मुझे जलन हो रही है बीबी, मैं तुम्हारे लिए हद से ज्यादा पॉजिटिव हूँ और ऐसे ही रहूंगा। क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ और सिर्फ मेरी। तुम्हारी हर खुशबू, नाम, तुम्हारी आत्मा तक पर भी सिर्फ मेरा हक है। कोई भी तुम्हारे तरफ देखे ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। आई होप दक्ष की बात सुनने के बाद वो सब तुमसे डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, वरना मुझे उन सबको बेदर्दी से मारने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस वक्त मोक्ष किसी साइको की तरह लग रहा था। उसकी आंखों में ईशानी के लिए प्यार के साथ साथ जुनून, पागलपन सब कुछ था। उसकी एक्सप्रेशन किसी साइकोपैथ की तरह लग रहा था। ये वो मोक्ष नहीं लग रहा था जो ईशानी के सामने प्यार से रहता था। इस वक्त मोक्ष कुछ अलग ही लग रहा था, जैसे वो जो कह रहा हो वो करके ही रहेगा। ईशानी को लगा मोक्ष उसके लिए पॉजिटिव है, इसलिए ये सब कह रहा है। पर उसने मोक्ष की वो आंखें नहीं देखी थी जिसमें एक पागलपन झलक रहा था। क्योंकि मोक्ष ने अपनी फेस ईशानी की गर्दन में धंसा रखा था और उसकी खुशबू को इनहेल कर रहा था, जो उसका सबसे फेवरेट काम था। फिर वो अपने आंखों को नॉर्मल करके ईशानी की तरफ देखकर बोला, लड़कों से दूर रहना, वरना उन लड़कों की डेड बॉडी भी शायद ना मिले। मोक्ष की आंखों में कुछ ऐसा था जिसे देखकर ईशानी भी एक पल के लिए चौंक गई। उसने आज से पहले मोक्ष को सिर्फ जेलस होते हुए देखा था, वो भी उसके भाइयों से। पर उसने मोक्ष की आंखों में ऐसे मर्डर इंटेंट उनके लिए कभी नहीं देखा था, जैसा इस वक्त मोक्ष की आंखों में दिखाई दे रहा था। ईशानी मोक्ष की आंखों में देखते हुए उसकी माथे को चूम लिया और बोली, माय डियर हस्बैंड, मैं भी सेम कहूंगी कि सभी लड़कियों से दूर रहना। और मैं सात्विक शाह को अच्छे से नहीं जानती हूँ, मैंने बस उसे एक बार एक्सीडेंटली बचाया था, इसलिए वो मुझे थैंक यू बोल रहा था। उसकी बात सुनकर मोक्ष की होंठों पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। मुझे मेरी बीबी के सिवा किसी की तरफ देखने की जरूरत भी नहीं है। फिर सात्विक शाह की ईशानी की तरफ नजर याद करके बोला, तुमने उसे बचाया, तुम्हें उसे बचाने की क्या जरूरत थी, क्या उसके वजह से तुम्हें कोई मुश्क हुई थी? मोक्ष ने थोड़ा इंट्रिगेटिंग टोन में पूछा। तो ईशानी बोली, बिल्कुल नहीं, मुझे क्या हो सकता है। इतना कहकर उसने मन ही मन सोचा, बेबी डॉल तुम मेरी असली पहचान ना जानो तो ही बेहतर होगा, वरना कहीं तुम्हारे मन में मेरे लिए डर या नफरत ना आ जाए। मोक्ष को अच्छे से पता था कि उसकी बीबी बहुत पावरफुल है, पूरे अंडरवर्ल्ड और बिजनेस वर्ल्ड में राज करती है। वो किसी से डरने वालों में से बिल्कुल भी नहीं है। पर उसकी एक ऐसी भी पहचान थी जिसे पूरी दुनिया खूनी दरिंदा मानता था। जिस खूनी दरिंदा ने 7 साल पहले पूरी दुनिया में हलचल मचा दिया था। जिस दिन की नाम लेने से भी लोग आज डरते थे, जिस नाम को गवर्नमेंट तक ने बैन कर दिया था। ये नाम अब किसी को भी लेना मन था। जो खूनी दरिंदा ब्लैक डेथ कुछ साल से सोया हुआ है। अगर बात उसकी बीबी पर आई तो वो फिर से उस खूनी दरिंदे में बदलने में टाइम नहीं लगाएगा। स्माइल विद हॉर्न्स। ये सोचते हुए उसने ईशानी की गले में अपना मुंह डाला और उसकी बालों की खुशबू को इनहेल करने लगा, जैसे ये खुशबू ही अब उसकी जीने की वजह हो। ईशानी को मोक्ष की बातें आज थोड़ी क्रिपी लग रही थी, पर उसने ज्यादा नहीं सोचा, क्योंकि उसे पता था कि मोक्ष को उसके आसपास कोई भी इंसान बर्दाश्त नहीं है। शायद मोक्ष इसलिए थोड़ा ज्यादा पॉजिटिव हो गया हो। क्या तुम्हें ऑफिस में कोई काम नहीं है? ईशानी ने मोक्ष की बाल को प्यार से सहलाते हुए पूछा। ईशानी की बाल सहलाने से मोक्ष अब बिल्कुल शांत हो गया था। मेरी बीबी के पास रहने से ज्यादा जरूरी काम मेरे लिए और कुछ भी नहीं है, मोक्ष के ईशानी की गाल को प्यार से चूमते हुए बोला। फिर उसकी गर्दन को देखने लगा, जहां उसने अपनी कलाकारी की निशान छोड़ी थी। उसे देखकर वो सेटिस्फाई हो गया और ईशानी को देखकर स्मर्क करके बोला, क्यों ना तुम ऐसे ही क्लास में जाओ बेबी डॉल, ताकि सब ये देख सके कि तुम सिर्फ मेरी हो। उसकी बात सुनकर ईशानी हंसने लगी। उसे नहीं लगा था कि मोक्ष अपनी जलन की वजह से ऐसी बचकानी बातें करेगा। भला मेरे देवर दक्ष के मुझे भाभी कहने के बाद कौन मुझे देखने की हिम्मत करेगा? ईशानी ने एक मॉकिंग स्माइल के साथ कहा। तो मोक्ष एक प्राउड स्माइल करते हुए बोला, चलो उसने कुछ तो अच्छा काम किया, मैं उसे इसका इनाम जरूर दूंगा। थोड़ी देर बात करने के बाद मोक्ष और ईशानी वहां से चले गए। हालांकि ईशानी को छोड़कर जाने की मोक्ष का बिल्कुल मन नहीं था,
पर उसका एक इम्पोर्टेंट मीटिंग था, इसलिए ईशानी की होंठों पर लास्ट पैक देने के बाद वो वहां से चला गया। वहीं सात्विक ईशानी को ढूंढ रहा था, पर ईशानी उसे कहीं नहीं मिली। वो ईशानी के आने के बाद उसके पीछे पीछे ही कैंटीन से बाहर आ गया था, पर एक फोन कॉल की वजह से ईशानी उसकी नज़र से ओझल हो गई। वहीं कैंटीन में शिवम, अनुज, सोहन, नव्या और एक शांत लड़की टेबल पर बैठे थे। वहीं उनके पास की टेबल पर ईशानी की चारों दोस्त, जैकी और दक्ष भी बैठे हुए थे। जैकी बीच बीच में उस लड़की को देख रहा था और मुंह भी बना रहा था, क्योंकि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि वही लड़की थी जिसे उसने आते ही नंबर मांगा था, और वो लड़की वहां से भाग गई थी। जैकी की नज़र खुद पर पाकर वो लड़की थोड़ी अनकंफर्टेबल जो रही थी। उस लड़की का नाम शिवानी था। वो बहुत सिंपल और डाउन टू अर्थ रहने वाली लड़की थी। आज ही वो कॉलेज में न्यू थी, इसलिए नव्या, शिवम, अनुज, सोहन वो शिवानी बातें करके दोस्त बन गए थे, क्योंकि वो पांचों एक ही क्लास में थे। वहीं नंदिनी, काव्या, अनुजा और रितिका को जैकी को देखकर बड़ी हंसी आ रही थी। काव्या को बाकी तीनों ने आज कॉलेज के आने के बाद जैकी ने जो किया था वो सब कुछ बता दिया था, इसलिए सब जैकी की इस हालत को देखकर हंस रहे थे। वहीं उस लड़की शिवानी को शिवम और उसकी दोस्तों के साथ बात करते देख ही जैकी मुंह बना रहा था। वो तो मन ही मन यही सोच रहा था कि जब उससे नंबर मांगा और उससे बात करने की कोशिश की तो ये लड़की कैसे भाग गई थी, जैसे वो कोई भूत हो। पर यहाँ तो वो शिवम और उसके दोस्तों के साथ इतने अच्छे से बात कर रही है। अरे कोई बताओ हमारे जैकी बाबू को कि अगर तुम लड़की को देखते ही जाकर सबके सामने उससे नंबर मांगोगे तो वो लड़की तुमसे दूर नहीं भाग जाएगी तो क्या करेगी? अरे जैकी भाई, आप हमारी प्यारी सी दोस्त को ऐसे क्यों देख रहे हैं? शिवम ने जैकी को देखते हुए पूछा। हाँ, क्या आप शिवानी को जानते हैं? नव्या ने भी कंफ्यूज होकर पूछा। उन दोनों की बात सुनकर जैकी ने मुंह बना लिया, पर उसे ये नाम शिवानी बहुत अच्छा लगा। वाह, कितनी प्यारी नाम है, शिवानी। शिवानी, जैकी, हम दोनों का नाम जोड़ी में कितना अच्छा लग रहा है। ये सोचकर उसकी होंठों पर स्माइल आ गई। वहीं जैकी को अपनी बातों का कोई आंसर दिए बिना ऐसे पागलों की तरह ही खुद में ही स्माइल करते हुए देखकर सब उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। वहीं दक्ष ने जैकी की हाथ पर मारा तो वो अपनी होश में आया और सबकी तरफ देखा जो उसे ही अजीब नजरों से देख रहे थे। शिवानी भी उसे अजीब नजरों से देख रही थी, जैसे वो कोई पागल हो। उनकी नजरें देखकर जैकी ने अपनी स्माइल छुपा लिया और बोला, नहीं मैं इसे नहीं जानता हूँ। इतना कहकर वो अपनी जगह से उठकर बोला, मैं जा रहा हूँ बॉस, मुझे ढूंढ रही होगी। जाने से पहले उसने शिवानी को एक नज़र देखा, जो अब उससे नजरें हटाकर अनुज की तरफ देख रही थी। ये देखकर जैकी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। पता नहीं क्यों, पर उसे ये अच्छा नहीं लगा कि शिवानी उससे नजरें हटाकर उस चिलगोजे अनुज को देख रही है। क्या ये एवरेज दिखने वाला अनुज उससे ज्यादा चार्मिंग है, जो ये लड़की उससे नजरें हटाकर अनुज को देख रही है? वो चीढ़कर वहां से चला गया। वहीं समर्थ भी अब तक सिर्फ ईशानी की कैंटीन वापस आने का वेट कर रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था ईशानी अपनी दोस्तों के पास यहाँ वापस आएगी। पर जब ईशानी वापस नहीं आई, वो भी वहां से उठकर चला गया। उसके दोस्त भी वहां से उसके पीछे पीछे बाहर चले गए। प्रणव समर्थ के पीछे पीछे चले हुए बोला, तू बाहर क्यों आ गया? और तुमने मायरा की कहने पर भी उसकी मदद क्यों नहीं की? हाँ सच बता, क्या अब तू सच में मायरा को छोड़ने वाला है और उसने आई हुई लड़की ईशानी का पीछे करने वाला है? सुयश भी उसके पीछे पीछे चलते हुए बोला। तो समर्थ अपनी जगह पर रुक गया और उनकी तरफ देखकर बोला, बस अब मुझे इस बारे में कोई बात नहीं सुनना है। अगर मुझे ईशानी पसंद भी है तो मैं उसे अपने हिसाब से अप्रोच करूंगा। इतना कहकर वो वहां से जाने लगा तो रोहन बोला, पर भूल मत कि दक्ष ने क्लास में सबके सामने कहा था कि ईशानी उसकी होने वाली भाभी है। उसकी बात सुनकर समर्थ अपनी जगह से घूमकर बोला, चाहे वो कोई भी हो, किसके भी साथ हो, पर अगर वो मुझे पसंद है तो मैं उसे कैसे भी करके छीन लूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। वो वहां से चला गया, उसके पीछे पीछे उसके तीनों दोस्त भी चले गए। वहीं उनके जाने के बाद लिजा बाहर आई, जो वही खड़ी फोन पर किसी से बात कर रही थी। उसने समर्थ की और उसकी दोस्तों के बीच हुई सभी बातों को सुना था। वो वहां से गुस्से में मेडिकल रूम में चली गई, जहां पर मायरा, समीरा और बाकी दोनों थे। लिजा ने समर्थ की सुनी सभी बातें उन सबको बता दी।
तो मायरा की गुस्से से मुठिया कस गई। क्या वो घटिया लड़की उससे इतनी ज्यादा सुंदर है? जो उसे देखते ही समर्थ ने उसका पीछा छोड़ दिया और अब ईशानी के पीछे है। कैसे सबको वो दो कौड़ी की लड़की पसंद आ सकती है? कल तक जो उसके पीछे था आज वो ईशानी के आते ही उसके पीछे है। ये मायरा को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। समर्थ के प्यार से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, पर उसकी ईगो हर्ट हुई थी। टीना थोड़े गुस्से में बोली, ये घटिया लड़की पता नहीं कितनी लड़कियों को अपनी खूबसूरती में फंसाएगी। ये लड़के भी पागल है जो उसके पीछे है। क्या उन्हें दिखता नहीं कि वो लड़की कितनी एग्रेसिव और मैनरलेस है? समर जैसा लड़का उसके पीछे केस जा सकता है। सम्मिता गुस्से में अपनी मुठिया भींचकर बोली, उसने जो मेरी इंसल्ट की है ने बिल्कुल भी नहीं भूलूंगी। उसे इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। तो टीना भी बोली, हाँ हमें घर जाकर इस बारे में बताना चाहिए। देखना वो लड़की इस कॉलेज से जल्दी बाहर जाएगी। वो सिर्फ मेहरा फैमिली की कोई रिश्तेदार होगी, फिर भी उसकी इतनी हिम्मत। उसकी बात सुनकर सबकी फेस पर एक बसजी भरी मुस्कुराहट आ गई। क्लास खत्म होने के बाद ईशानी, नंदिनी कॉलेज से निकल गए। क्योंकि दर्शित ने ईशानी को थोड़ा जल्दी घर आने के लिए बोला था। उसके पीछे पीछे उसकी सारी दोस्त और जैकी, दक्ष और नव्या भी अपनी घर के लिए निकल गए। सात्विक ने कोशिश तो किया पर वो ईशानी से बात नहीं कर पाया। ईशानी की कार को वहां से जाते हुए वो खड़ा होकर देख रहा था। वहीं ईशानी और नंदिनी जैसे ही मेहरा मैंशन में एंटर हुए, हॉल में सिर्फ शांति थी। सोफे पर सुख जी और आरती जी बैठे हुए थे। वहीं उनके पास ही प्रिया भी अपना सिर झुकाकर बैठी हुई थी। जैसे ही प्रिया ने अपनी आंखों की कोनों से ईशानी को देखा, वो जल्दी से अपनी जगह से उठ गई और लड़खड़ा कर आगे आकर ईशानी के सामने घुटनों पर बैठ गई और रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दो ईशानी। उसने ईशानी की पैर को पकड़ने के लिए अपनी हाथ आगे बढ़ाया, पर ईशानी ने जल्दी से अपनी कदम पीछे ले लिया और प्रिया को नाटक करते देख उसने मन ही मन डेविल स्माइल की और घिन से प्रिया को देखते हुए बोली, अपनी इन गंदी हाथ से तुम मुझे छूने की कोशिश कर रही हो। उसकी बात सुनकर प्रिया ने अपनी आंखों में और भी आंसू भर लिया। वो इस वक्त बहुत दयनीय लग रही थी, जैसे उसके साथ कितना अन्याय हो रहा हो। वो अपनी आंखों में हट और दर्द लिए ईशानी को देखा, फिर अपनी मोम डैड की तरफ देखा, जो अपनी जगह से खड़े हो गए थे। वहीं सारे मेड भी थोड़ी दूरी पर खड़े होकर ये सब देख रहे थे। प्रिया फिर से ईशानी की तरफ देखकर बोली, आई एम सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। चैप्टर 212 ईशानी की नफरत, प्रिया को थापड़। उसकी बात सुनकर प्रिया ने अपनी आंखों में और भी आंसू भर लिया। वो इस वक्त बहुत दयनीय लग रही थी, जैसे उसके साथ कितना अन्याय हो रहा हो। वो अपनी आंखों में हट और दर्द लिए ईशानी को देखा, फिर अपनी मोम डैड की तरफ देखा, जो अपनी जगह से खड़े हो गए थे। वहीं सारे मेड भी थोड़ी दूरी पर खड़े होकर ये सब देख रहे थे। प्रिया फिर से ईशानी की तरफ देखकर बोली, आई एम सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या तुम मुझे एक बार माफ नहीं कर सकती? मैं बस कांता की बातों में बहक गई थी। प्रिया ने कांता का नाम इसलिए लिया क्योंकि उसके पापा ने उसे बताया था कि कांता अगर मर भी जाए तो भी किसी को सच नहीं बताएगी। आज प्रिया को अपनी असलियत पता चली थी। अब वो सोच रही थी कि उसे अब और भी हेल्प मिलेगी तो वो ईशानी को बर्बाद कर देगी। फिर ये सब कुछ सिर्फ उसका हो जाएगा। वहीं प्रिया की आंखों को देखकर ईशानी उसकी मन की बात को अच्छे से पढ़ पा रही थी और मन ही मन देवी स्माइल कर रही थी। इसे क्या लगता है आपने उस नकारा कमीने बाप का सागर लेकर ये मुझसे लड़ने वाली है? क्या मजाक है? ईशानी के लिए प्रिया किसी कचरे से कम नहीं थी। तभी ईशानी को चुप देख आरती जी आगे आकर धीरे से बोली, ईशानी मिस्टर राजवंश ने प्रिया को ऑलरेडी इतनी सजा दे दिया है। देखो तो उसकी हालत भी सही नहीं है, उसकी पूरे शरीर पर चोट है। क्या तुम इसे बस एक चांस दे सकती हो, उसे अपनी गलती सुधारने के लिए? आरती जी ये सब बहुत शांति और प्यार से कह रही थी, ताकि ईशानी को गुस्सा ना आए। आरती जी को अपनी तरफ से कहता देखकर प्रिया खुश हो गई। उसे लग रहा था उसकी मोम अगर उसकी साथ रहेगी तो ईशानी ना चाहते हुए भी उसे जरूर माफ कर ही देगी। पर उनके बेटा कहने पर ईशानी के सामने फिर से किसी फ्लैशबैक की तरह अपनी अतीत घूम गई, जिस वजह से उसका ऑरा जो पहला नॉर्मल था वो और भी कोल्ड हो गई। ईशानी प्रिया से नजर हटाकर गुस्से से आरती जी को देखकर बोली, मिसेस मेहरा लगता है आप मेरी कही हुई बात भूल गई है।
आपकी मुझे बेटा कहने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे प्यार से सिर्फ मेरे आपने बुला सकते हैं, और आपसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है और ना आप मेरी कोई आपनी है। ईशानी की इतनी गुस्से भरी आवाज सुनकर आरती जी डर कर 2 कदम पीछे हट गए। सुकेत जी ने पीछे से उन्हें पकड़ लिया। पर ईशानी की ऑरा तो और भी ज्यादा ठंडा होता जा रहा था। चाहे वो कितनी भी स्ट्रांग क्यों ना हो, ये वही लोग थे जिनकी प्यार के लिए वो तरसी थी। कितनी बार उसे भी तो चोट आई थी, पर ये औरत जो उसकी बायोलॉजिकल माँ है, जिसने उसे जन्म दिया है, उसे उसकी चोट से तो कभी कोई फर्क नहीं पड़ा। और ना ही उन्होंने कभी उसकी तरफ से बोला। पर आज अपनी कचरा बेटी की बात आते ही वो इतनी कंसर्न हो गई और बोलने आगे आ गई ताकि वो उसे माफ कर दे। ईशानी की आसपास का ऑरा और भी सफोकेटिंग होता जा रहा था। मिसेस मेहरा, आपको तो अपनी बेटी के लिए कभी इतनी फिक्र नहीं हुई। पर देखिए तो जैसे ही आपकी इस कचरे बेटी की बात आई, तो आपको अपनी बेटी की चोट से दर्द होने लगा। क्या बात है, कहना पड़ेगा आपको कचरा समेटना बहुत अच्छी तरह से आता है। ये कहते हुए ईशानी की होंठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। फिर वो सुकेत जी और आरती जी की तरफ देखकर बोली, एक कहावत है कि एक माता कभी को माता नहीं हो सकती। पर वो कहावत बिल्कुल झूठ है, क्योंकि मेरे सामने एक कुमाता की एग्जाम्पल है। और वो आप है मिसेस आरती मेहरा। मेरे नज़र में आप एक कुमाता से ज्यादा कुछ भी नहीं है। ईशानी की पिछले जन्म का गुस्सा, नफरत, बेबसी, दर्द और आपने साथ हुए नाइंसाफी सब कुछ उस पर हावी होती जा रही थी। उसका ऑरा और भी ठंड होता जा रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने होश में ही ना हो। नंदिनी ईशानी को देखकर डर गई। वो ईशानी को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। जब से ईशानी से वो मिली थी तब से उसने ईशानी को शांत देखा था। पर जब भी कोई उसकी फैमिली की बात करता था, तो उसने देखा था कि कैसे ईशानी की चेहरे की भाव बदल जाते थे। तब ईशानी अपनी सारा गुस्सा अपनी दुश्मनों पर निकाल देती थी, या तो अपने आप को आपने मेडिसिन और टेक्नोलॉजी रिसर्च में डूबा देती थी। तब ऐसा लगता था जैसे वो कोई रॉबर्ट हो जिसे सिर्फ काम करना आता है। तब विश्वंभर जी, सीता जी और बाकी फैमिली मेंबर ईशानी के पास होते थे। जब भी वो गैस में होती थी तब वो उसे संभाल लेते थे। पर 2 साल तक ही वो ऐसी कभी कभी गुस्सा या पैनिक करता थी। उसके बाद उसने अपने अंदर की इमोशन को पूरी तरह से काबू कर लिया था। यहाँ आने के बाद भी नंदिनी ने ईशानी को काबू खोते हुए नहीं देखा था। ईशानी पहले की तरह पूरी तरह से शांत थी, पर अब लगता है ईशानी को कोई पिछली बात याद आ रही है। पर अभी तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, आरती जी से तो ये पहले से ही एक्सपेक्ट था। इसलिए नंदिनी थोड़ा डर गई थी, इसलिए दादाजी और दादी माँ और बाकी फैमिली कभी भी ईशानी को यहाँ नहीं आने देना चाहते थे। पर नंदिनी को ये नहीं पता था कि ईशानी इस जन्म में नहीं बल्कि पिछले जन्म में चली गई है। एक दिन इसी तरह उसके शरीर पर हर जगह चोट आई थी, क्योंकि प्रिया ने अपनी दोस्तों के साथ मिलकर उसे बहुत मारा था। जब उसने घर में बताया तो आरती जी ने उसे ही झूठा कहा। सिर्फ दादाजी और दादी माँ को ही उसकी बातों पर भरोसा था, उसकी इस माँ ने उल्टा उसे थापड़ जड़ दिया था। पर उसकी जख्म पर मलहम लगाने की जहमत नहीं उठाया। यहाँ आने के बाद भी ईशानी ने अपनी इमोशन को पूरी तरह से कंट्रोल कर रखा था। पर आज उसे पता नहीं क्यों उसे अपनी पिछली जन्म की बातें याद आ रही थी। वहीं ईशानी की इतनी तेज आवाज सुनकर दादाजी, दादी माँ, समीर और दर्शित भी अपने रूम से बाहर आ गए थे और हॉल में खड़े हो गए थे। सीढ़ियों से उन सब ने ईशानी की कही हुई सभी बातें सुन था। वहीं ईशानी की सभी बातें आरती जी की दिल में किसी खंजर की तरह चुभ रही थी। क्या वो इतनी ज्यादा बुरी है कि आज उनकी खुद की बेटी उन्हें कुमाता कह रही है? पर उनकी मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। सुकेत जी के दिल में भी ईशानी की बातें सुनकर दर्द हो रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनका दिल अभी दर्द से फट जाएगा। वो अपनी आंखों में आंसू लिए बोले, ईशानी मैं मानता हूं कि हम सबसे गलती हुई है। हम सब तुम्हारे ऐसे अचानक फैमिली में आने से एक्सेप्ट नहीं कर पाए थे। पर चाहे कुछ भी हो वो तुम्हारी ना है, तुम्हें ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। उनकी बात सुनकर ईशानी किसी शैतान की तरह हंसते हुए बोली, वाह आपने कितनी अच्छे से एक्सप्लेन किया है मिस्टर मेहरा, एक्सेप्ट नहीं कर पाए इसलिए आप उसे मौत के मुंह में भेज दिया। और अब बात जब आपकी प्यारी बेटी की आई तो आपका और आपकी बीबी का दिल दुख रहा है। ईशानी की आवाज में गुस्सा और नफरत भरा हुआ था। वो सच में इस वक्त अपनी सेंस में नहीं थी।
क्योंकि उसकी पिछले जन्म की दर्द और दुख गुस्सा उस पर हावी हो रहा था, जिसे उसे इतने सालों में कहीं छुपा दिया था या अपनी जिंदगी की अंधेरों में कहीं दफन कर दिया था। उसकी आंखें इस वक्त काल हो गई थी, जिसे देखकर नंदिनी थोड़ा चौंक गई। नहीं, क्या वो फिर से एग्रेसिव हो रही है? वो मन ही मन ये सोचकर थोड़ा पैनिक करने लगी, और उसने अपना फोन निकाल कर किसी को मैसेज करने को थोड़ी दूरी पर चली गई। वहीं दादाजी और दादी माँ अपने बेवकूफ बेटे और बहू के पास आकर बोले, क्या कहा तुमने मेरी बच्ची को जो वो इतने गुस्से में है? दर्शित और समीर भी उनके पास आ गए। ईशानी की लाल आंख देखकर दर्श जल्दी से उसके पास चला गया। तो समीर अपने मोम डैड को देखकर बोला, मैंने कहा था ना, आप उसे प्रिया को माफ करने के लिए फोर्स नहीं करेंगे। तो आपने ऐसा क्या कहा जो वो इतने गुस्से में है? तो आरती जी रोते हुए बोली, मैंने तो बस उसे प्रिया को एक चांस देने के लिए बोला था। सुकेत जी ईशान को देखकर प्यार से बोले, तुम गलत समझ रही हो ईशानी। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि प्रिया के लिए तुम्हारी माँ का दिल दुख रहा है? पर प्रिया हमारी जिम्मेदारी है, तुम तो जानती हो प्रिया की इस दुनिया में कोई नहीं है। वो तो इसलिए तुम्हें सिर्फ प्रिया को एक चांस देने की बात कर रही हैं। हम तुम्हें भी उतना ही प्यार करते हैं जितना सभी बच्चों को। प्रिया जो नीचे घुटनों पर बैठी थी, अब उसके घुटनों पर अब दर्द करने लगा था। वो ईशानी की तरफ देखकर नाटक करते हुए बोली, हाँ ईशानी ग्राम, सब तो तुम्हें प्यार करते हैं। मैं तो उनकी अपनी बेटी नहीं हूँ, वो तो दया दिखाकर मुझे इस घर में रख रहे हैं, ये भी मेरे लिए बड़ी बात है। मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, पर मैं मोम डैड और भाइयों को बहुत प्यार करती हूँ। मैं उनके बिना नहीं रह सकती, प्लीज मुझे एक चांस दे दो, मैं बस बहक गई थी। और तुमने मुझे जो सजा देनी थी वो तो दे दिया है ना। ये कहकर वो सबकी सिंपैथी पाना चाहती थी, उसने अपनी घरवालों की तरफ देखा। वहीं ईशानी ने प्रिया को नजरअंदाज कर दिया, और डेविल की तरह हंसते हुए बोली, ओह मिस्टर मेहरा, तो आपकी इस प्यारी बेटी के पास जाने के लिए कोई ठिकाना नहीं है। उसकी इस दुनिया में कोई नहीं है, तो आप अपनी प्यार बेटी को अनाथ आश्रम में क्यों नहीं छोड़ देते? मैं भी तो वहां 15 साल रही थी, फिर आपकी बेटी मेरे सामने कच के डिब्बे से ज्यादा कुछ नहीं है। अगर आपकी प्यारी बेटी अनाथ आश्रम में रहेगी, तो क्या पता वो भी स्ट्रांग बन जाए, और उसकी दिमाग और चेहरा कचरे से थोड़ा बेहतर हो जाए। उसकी बात सुनकर प्रिया की आंखें गुस्से लाल हो गई। उसे अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रहा था, जबकि अब उसे पता चल गया था कि वो अनाथ नहीं है, बल्कि वो भी एक अमीर फैमिली से है। वहीं ईशानी की बातें सुकेत जी और आरती जी के दिल में चुभ गई थी। सच में ईशानी भी तो 15 सालों तक अनाथ आश्रम में रही थी। पर जब ईशानी इस घर में आई, तब उसे वो प्यार देने की जगह आपने आप से दूर कर दिया। और आज वो कह रहे थे कि प्रिया की इस दुनिया में कोई नहीं है, तो उनकी बेटी के पास भी तो उस वक्त कोई नहीं थी, पर वो अब क्या ही कर सकते थे। मैं मानता हूँ ईशानी, पर वो पास्ट है, क्या तुम उस बात को भूल नहीं सकती? हम सब ने गलती किया है, पर प्रिया से तुम इतनी नफरत क्यों करती हो? उसने जो भी गलती की थी उसकी तो तुम सजा दे चुकी हो। सुकेत जी जानते थे कि ईशानी गुस्से में है और उनसे नफरत करती है, पर वो समझ नहीं पा रहे थे कि प्रिया को ईशानी क्यों नफरत करती है। क्या इसलिए क्योंकि प्रिया ने उसकी जगह ली है, या इसलिए कि उसने मोक्ष को पाना की कोशिश की? तभी प्रिया भी खड़ी होकर बोली, ईशानी, मैं जानती हूँ, मैंने सालों तक तुम्हारी जगह ली है, जिस वजह से तुम मुझसे नफरत करती हो, पर इसमें मेरी क्या गलती है? इतना कहकर वो ईशानी की हाथ पकड़ने की कोशिश करने लगी। वहीं दर्शित ने ईशानी की हाथ को पकड़ रखा था और उसे शांत कराने की कोशिश कर रहा था। पर जैसे ही प्रिया ने ईशानी को टच किया, ईशानी का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा। उसे पिछली जन्म में प्रिया की छुअन याद आई। जब वो उसकी कैद में थी, तब प्रिया कैसे उसे छूकर अपनी नाखून से उसकी स्किन को हर बार खरोंचती रहती थी, जिस वजह से ईशानी को बहुत दर्द होता था, उसकी स्किन से खून निकलता रहता था। ईशानी जो दर्शित की सहलाने से शांत होने लगी थी, तो फिर से एग्रेसिव होने लगी। उसने दर्शित की ग्रिप से अपनी हाथ को छुड़ा लिया, और एक हाथ से प्रिया की गले को पकड़ लिया। उसकी आंखें इस वक्त और भी लाल थी। उसने प्रिया की गालों पर थापड़ मार दिया, और बोली, नफरत, मैं तुमसे नफरत से कहीं ज्यादा घृणा करती हूँ। तुम जैसी घटिया कचरा मेरी नफरत के भी लायक नहीं है। मुझे तो तुमसे घिन आती है, मेरी नफरत की भी एक स्टैंडर्ड है। इतना कहकर वो प्रिया को और भी जोर से थापड़ मारने लगी।
वहीं घर वाले आज पहली बार ईशानी को इतना ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए देख रहे थे। पर किसी ने भी कुछ नहीं कहा, सिर्फ आरती जी कुछ कहने वाली थी, पर सुकेत जी ने उन्हें रोक दिया। वो इस वक्त ईशानी की गुस्से को और भड़काना नहीं चाहते थे।